तो नॉर्मल सेल हमारे पास, जो हमारे पास नॉर्मल देखे होगे इस टाइप का एवरीडे का भी सेल आता है, निप्पो का भी सेल आता है, देखिए ऐसा करके सेल। तो ये हमारे क्या है, सेल है। ओके, कभी भी सेल और बैटरी में डाउट मत करना कि सेल और बैटरी दोनों एक चीज होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी क्या होता है, सेल का कॉम्बिनेशन होता है। जबकि सेल, जैसे मान लो हमारे पास कोई सेल है, इसका मतलब क्या है, जैसे ये हमारा केमिस्ट्री में पढ़े होगे, ये एक इलेक्ट्रोड, ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड। ठीक है, और इसके अंदर क्या भरा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भरे जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड और दूसरा इलेक्ट्रोड मिलकर जो बनाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, एक हमारा निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और इसके अंदर क्या भरा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये हमारा एक सेल हुआ। लेकिन जब बैटरी का कंस्ट्रक्शन देखोगे, जो हमारे घर में लगे होते हैं 12 वोल्ट के बैटरी या 6 वोल्ट के बैटरी लगते हैं या 9 वोल्ट के बैटरी लगते हैं, उसको गौर से कभी देखोगे तो हमारा बैटरी का एक डब्बा होता है। ठीक है, उस डब्बे में प्लेट्स बहुत सारे लगे होते हैं। ठीक है, और सब प्लेट एक दूसरे के साथ ऐसे कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नंबर ऑफ सेल होते हैं, क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल। सारे के सारे कैसे जुड़े हुए होते हैं, सीरीज में जुड़े होते हैं। पहले जो बैटरी आती थी उसमें जो सीरीज में जुड़ा होता था वो दिखता था, ऊपर से ढक्कन खुला हुआ रहता था। अभी क्या है, सारे के सारे को अंदर पैक कर दिया है, तो सिर्फ ऊपर से 2 ही पोल दिखते हैं। तो बैटरी क्या होता है हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो सेल क्या होता है, एन इलेक्ट्रिकल सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट, क्या करता है, ये हमारा जो सेल है इसके अंदर केमिकल भरा हुआ रहता है, और वो केमिकल क्या करता है, जो ही हम इस पे रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं, मतलब जब सर्किट को कंप्लीट करते हैं, तो इसके जो केमिकल एनर्जी होती है, इसके अंदर केमिकल भरे होते हैं, तो जिसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट किसमें होता है, चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या भरा दिया जाता है, केमिकल भरा हुआ रहता है, वो केमिकल रिएक्ट करता है, जो ही हम इसके टर्मिनल को इस टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं। मान लो एक बल्ब लगा दिए छोटा सा, जो ही हम अटैच करेंगे क्या होगा, जो ही हम इसको इसके साथ जोड़ दिए, इसको इस साइड से जोड़ दिए, तो एक केमिकल एनर्जी कन्वर्ट किसमें होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो हमारा सेल होता है वो क्या काम करता है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके हमको सप्लाई देता है, उसको हम सेल कहते हैं। हमारे पास 2 टाइप के सेल होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल का मतलब क्या, जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे घड़ी में यूज करते हैं, ठीक है, रिमोट में यूज करते हैं, मतलब जिस सेल को हम दोबारा डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज नहीं कर सके। ठीक है, जैसे घड़ी में जो बैटरी यूज होता है, एक बार बैटरी डाउन हो गया, उस बैटरी को निकाल के फेंक देते हैं, फिर दूसरा खरीद के लाते हैं। ठीक है, उसी तरह जैसे हमारे टॉर्च वगैरह में यूज होता है, पहले जो गांव घर में हुआ करता था लंबा, इतना लंबा वाला टॉर्च, उसमें 3 सेल 4 सेल लगता था, उसको सेल ही बोलते थे। तो वो जो सेल होता है, एक बार डिस्चार्ज हो गया तो उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। जैसे हमारे पास ये जो सेल है, ये जो हमारे सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, ये प्राइमरी सेल है। एक बार ये डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, तो इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, मतलब इसको चार्ज करेंगे तो ये चार्ज नहीं होगा। ऐसे आज के डेट में ऐसा सेल आता है जिसको चार्ज किया जा सकता है, देखते हैं। तो प्राइमरी सेल का हम कह सकते हैं सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। दोनों केस में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन के कारण ही होगा। ठीक है, ड्यूरिंग द यूज ऑफ द सेल, जब तक हम इसको यूज कर रहे हो तो ही तभी ना बैटरी डिस्चार्ज होता है। अब यूज नहीं कर रहे हो थोड़ी ना बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये बैटरी को जो ही हम टॉर्च को ऑन करते हैं तो ये बैटरी क्या होता है, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे सेल देखे होंगे, जैसे ये वाला सेल देखे हो, ट्रिपल ए साइज। ठीक है, ये हमारे किस में लगता है, रिमोट में लगता है। ये डबल ए साइज हमारा कहां लगता है, ये हमारे क्लॉक में लगता है। इस सेल का नाम होता है डी साइज का सेल है, ये हमारा सी साइज का है। जैसे हम लोग जाते हैं दुकान में, तो दुकान वाला पूछता है कौन सा सेल दी, यदि हम उसको बोलेंगे ट्रिपल ए साइज का सेल दीजिए तो वो नहीं समझेगा, उसको हमको बताना पड़ेगा भैया रिमोट का सेल दीजिए, तब वो हमको कौन सा देगा, ट्रिपल ए साइज का। नॉर्मली हम लोग को कौन सा सेल मिलता है, ये चारों सेल हम लोग को नॉर्मल केस में, चारों क्या, सारे के सारे सेल नॉर्मली मिल ही जाते हैं, ये भी नॉर्मली मिल ही जाता है, ये सब भी मिलता ही है। तो नॉर्मल
तो नॉर्मली हम लोग ये दोनों सेल खूब यूज करते हैं, इसको घड़ी में यूज कर लेते हैं, इसको रिमोट में यूज कर लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल केस में। बाकी सब सेल तो यूज करते ही हैं। तो केमिकल रिएक्शन आर इरिवर्सिबल, मतलब क्या है कि हम इसको यदि चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो वापस से केमिकल एनर्जी स्टोर नहीं होगी। मतलब क्या, एक बार डिस्चार्ज हो गया तो हो गया। दिस कैन नॉट बी चार्ज, मतलब इस सेल को याद होगा कि हम लोग इस सेल को चार्ज नहीं करते। ऐसा ही एक रिचार्जेबल सेल आता है, उसको चार्ज करते हैं, जो थोड़ा कॉस्टली होता है। एक सेल ये खरीदने जाओगे 10 का मिलेगा, वो खरीदने जाओगे तो 100 रुपया या 150 रुपये का मिलेगा, तो वो रिचार्जेबल होता है। तो वो प्राइमरी सेल नहीं, वो क्या है, सेकेंडरी सेल है। जैसे हमारे कुछ सेल के एग्जाम्पल है, डैनियल सेल हो गया, लिक्लांसे सेल हो गया, ड्राई सेल हो गया। ड्राई सेल मतलब कौन, जो हम लोग यूज करते हैं वो ड्राई सेल कहलाते हैं। तो ये सब सारे सेल हैं जो हमको क्या कहलाते हैं, प्राइमरी सेल के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। इसको होगा याद होगा, इस टाइप का जो सेल देखते हैं, ठीक है, मान लो ये हमारा एक सेल है, ओके। इस टाइप की जो भी सेल है जो सेकेंडरी सेल है, या बैटरी के ही एक सेल को निकाल लो बाहर तो उसकी बात करें, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको यूज करने से पहले उसको चार्ज करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सेल को बना लिए, ठीक, और उसको लाए और डायरेक्ट, यदि मान लो बैटरी ठीक करवाते हो तो बैटरी ठीक करने के बाद क्या करता है वो, सबसे पहले वो अपने मशीन पे लेके जाकर उसको चार्ज करेगा, उसके बाद वो तुमको देगा, तब जाकर तुम उसे एनर्जी लोगे, फिर अपना इन्वर्टर लगा के उसको चार्ज करोगे, डिस्चार्ज करोगे, चार्ज करोगे, डिस्चार्ज करोगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सेकेंडरी सेल को चार्ज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, चार्ज। तो कह सकते हैं ये सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी फर्स्ट स्टोर्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पहले क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। स्टोर कैसे करेंगे, चार्ज करके, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, एंड दिस केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कब, जब हम इसको यूज कर रहे होंगे सेल को। तो ये सबको याद है ना, ये सब बैटरी को क्या करते हैं, पहले चार्ज करते हैं, फिर डिस्चार्ज करते हैं, फिर चार्ज करते हैं, फिर डिस्चार्ज करते हैं। तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। मतलब एक बार चार्ज करोगे तो केमिकल एनर्जी स्टोर हो गई, फिर डिस्चार्ज करोगे केमिकल एनर्जी लॉस करने लगे, मतलब एनर्जी को वो देने लगा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वापस से वो केमिकल एनर्जी में स्टोर करेगा उसको। तो कह सकते हैं ये रिएक्शन क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। दीज आर चार्ज बिफोर यूज, अभी जस्ट बोले इसको यूज करने से पहले इसको चार्ज करना होता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज स्टोरेज सेल, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। बैटरी यूज करते हो ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए, तो इसको स्टोरेज सेल भी कह सकते हैं। जैसे लेड एसिड एक्यूमुलेटर या NiF एल्कलाइन एक्यूमुलेटर, ये सब हमारे क्या है, सेकेंडरी सेल के एग्जांपल्स हैं। हम लोग बारी बारी से देखेंगे सेल टर्मिनोलॉजी। सेल टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, सेल के अंदर जो भी कहानियां चलती है उसके कुछ टर्म्स होंगे, ओके। तो उस टर्मिनोलॉजी को समझते हैं कि सबसे पहला टर्मिनोलॉजी क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF, E फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मोटिव और F फॉर फोर्स। इसको समटाइम हम E से भी लिखेंगे, कभी इस टाइप के एप्सिलॉन से भी लिखेंगे, तो उसके लिए डाउट नहीं रखना है, दोनों E ही है। अलग अलग बुक अलग अलग फॉर्मेट में लिखता है, तो हम भी हर एक फॉर्मेट यूज कर लेते हैं। कहीं तुमको बुक में दिखे कुछ इस टाइप का सिंबल में लिखा हुआ तो कहोगे ये कहां से आया, ओके। तो याद होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं होता है, क्या होता है, ये सिंपल सा EMF है, या EMF मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इतना समझ लो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, याद है, वर्क डन करना पड़ता था चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, वर्क करना पड़ता था ना। इसी वर्क को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता था, उस वर्क डन को ही हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, याद होगा। तो यहाँ पे क्या है, यूनिट चार्ज को, ठीक है, यहां भी हमको क्या है, सेल इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द सेल इन सर्कुलेटिंग किसको, यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज को। एक इलेक्ट्रिक चार्ज को एक बार सर्कुलेट करके वापस, जैसे बैटरी से चार्ज निकला उसको वापस घुमा के बैटरी तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अब इसका क्या होता है, EMF हमारा सिंपल से समझ लो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग पढ़े थे वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क का हमारा क्या होता है यूनिट जूल, और चार्ज का कूलम, इतना भी लिख सकते हैं, या इसको सिंपल सा पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा क्या होता है, वोल्ट। देखो ये हमारा एक सेल है, ओके। नॉर्मली सेल को ऐसे ही दिखाते हैं, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा इसका निगेटिव टर्मिनल। तो इसका कुछ
क्या होता है, ईएमएफ होता है या पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो। दोनों टर्मिनल के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तब ना चार्ज फ्लो कब करता है, जब दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। चार्ज का फ्लो के बारे में जब पढ़े थे, चार्ज कैसे फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो इस यहां से यदि हम किसी बल्ब को जोड़ दे तो चार्ज ऐसे चलेगा, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये बैटरी है, इसका कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को सेल के टर्म में क्या बोला जाता है, ईएमएफ। ठीक है, सेल के टर्म में क्या बोलते हैं, ईएमएफ। जैसे हम लोग जो घर में यूज करते हैं वो कितने वोल्ट का बैटरी होता है, 1.5 वोल्ट का बैटरी होता है। तो उस टाइम में हम इसका ईएमएफ क्या कहते हैं, इसका ईएमएफ क्या होता है, 1.5 वोल्ट। ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करो, जैसे हमारा ये क्या है, सेल है, ये इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। दोनों हमारे मैग्नीशियम का, एक हमारा क्या है, कॉपर का, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया गया जिसमें दोनों हमारे क्या है, प्लेट्स रखे गए। तो इस सबसे पहले डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा यूज किया जा रहा है। दूसरा, मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ये हमारा जो इलेक्ट्रोड है ये कौन से मेटल का बना हुआ है, या कॉपर का बना हुआ है या मैग्नीज का बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है क्या चीज, वोल्टेज। उसका डिपेंड किसके ऊपर नहीं करता है, वो एरिया ऑफ प्लेट। अब प्लेट का एरिया कितना बड़ा है, देखे होगे ट्रेन का जो सेल होता है वो कितना बड़ा सा होता है, तो उतना बड़ा सेल का मतलब क्या है कि उसका प्लेट भी उतना बड़ा होगा, स्वाभाविक सी बात है, प्लेट बड़े होंगे। यदि प्लेट के बड़े कर देने से या प्लेट के छोटा कर देने से 12 वोल्ट का इतना छोटू बैटरी भी मिलता है, ठीक है, और 12 वोल्ट का इतना बड़ा भी मिलता है, 12 वोल्ट का इतना बड़ा भी मिलता है, ठीक है। तो 1.5 वोल्ट का देखते होगे जो हमारा सेल मिलता है वो इतना छोटू सा भी मिलता है, इतना छोटू सा भी मिलता है, इतना बड़ा भी मिलता है 1.5 वोल्ट का बैटरी। या ट्रेन का देखोगे तो इतना बड़ा भी मिलता है ना। तो यदि उसके प्लेट के, स्वाभाविक है, उसका साइज बढ़ा तो उसका प्लेट का एरिया बढ़ेगा। तो प्लेट के एरिया बढ़ने से यदि उसके ईएमएफ पे डिपेंड करता वो, तो उसका ईएमएफ भी बढ़ जाना चाहिए था। जितना छोटा सेल, यदि इतना छोटा सेल 1.5 वोल्ट का है तो इतना बड़ा सेल 5 वोल्ट का हो जाता, इतना बड़ा सेल होता तो क्या होता, 50 वोल्ट का हो जाता। वैसा होता तो नहीं है, सारे के सारे क्या है, 1.5 वोल्ट के ही बने हुए हैं। तो वो उसके प्लेट के एरिया पे डिपेंड नहीं करता है कि कितना बड़ा है उसका एरिया है। समझे भावनाओं को कि नहीं समझे, चलिए। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द किसके, इलेक्ट्रोड्स। ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स है, इस दोनों के डिस्टेंस से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रोड कितना दूर पे है, एकदम पास में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। डज नॉट डिपेंड्स ऑन किस पे, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तीसरा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके अंदर 5 लीटर डाला गया या 2 लीटर डाला गया, उससे भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब कहोगे कि सर जी पानी सूख जाएगा तब तो जल जाता है बैटरी, या बैटरी खराब हो जाता है। भैया हम मतलब जिसको सिर्फ टेस्ट करने के लिए, अब उतना ज्यादा यूज करोगे तो हीट तो प्रोड्यूस करेगा ना, तो इलेक्ट्रोड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये हम कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा, ये नहीं होता है, ठीक है। तो क्वांटिटी कितना इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज किया जा रहा है। अब छोटा सेल बनाएंगे 1.5 वोल्ट का ही, तो उसमें कम क्वांटिटी यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट का। बड़ा सेल बनाएंगे तो क्या होगा, जैसे हम ही अपने बैटरा के अंदर वाटर डालते हैं तो एक बार में हम 5 लीटर पानी डाल देते हैं। वही मोटरसाइकिल का यदि हमारा बैटरी होती तो उसके अंदर हम कितना डालेंगे, मुश्किल से आधा लीटर भी नहीं जाएगा बैटरी। वो भी 12 वोल्ट का है, बड़ा वाला बैटरा भी 12 वोल्ट का, लेकिन एक में क्या जा रहा है, 5 लीटर, एक में कितना जा रहा है, आधा लीटर, फिर भी दोनों 12 वोल्ट ही दे रहा है ना। तो इसके क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना अमाउंट डाला जा रहा है। और तीसरा किस पे डिपेंड नहीं करता है, साइज ऑफ द सेल। ये तो देख ही चुके, ट्रेन का इतना बड़ा बैटरा, वो भी 1.5 वोल्ट का, हमारे घर बैटरी में क्या बोलते हैं, घड़ी में लगा हुआ इतना सा बैटरी, वो भी 1.5 वोल्ट का। तो साइज से कोई डिपेंड नहीं करता ईएमएफ, कि बड़ा साइज हो जाएगा तो ईएमएफ बढ़ जाएगा, छोटा साइज होगा तो ईएमएफ कम हो जाएगा, ठीक है। साइज पे क्या डिपेंड करता है कि वो कितने ज्यादा एनर्जी को स्टोर करता है। छोटा बैटरी होगा थोड़ी सी एनर्जी को स्टोर करेगा, बड़ा बैटरी होगा ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस भी, टर्मिनल पोटेंशियल कहो, जैसे कोई भी जो हमारा सेल बनता है, ओके, जैसे हमारा एक सेल की बात करें, जैसे ये हमारा एक सेल है, ऐसा ही कुछ होता है ना सेल का डिजाइन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव टर्मिनल। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ऐसा, ये पॉजिटिव वाला, ये हमारा निगेटिव वाला।
इसमें भी इस साइड से करंट चलेगा, इसमें भी इस साइड से करंट चलेगा। तो ये जो दोनों टर्मिनल होता है, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, इस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसी को क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब खुद सोच के देखो, यदि ये सेल है, चार्ज यहां से चला वापस चलेगा, तो ये जो सेल है, इस सेल के अंदर भी तो रेसिस्टेंस होगा चार्ज को चलने से रोकने वाला होगा, तो उसको बोला जाता है सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसका? इंटरनल रेसिस्टेंस। तो कोई भी सेल जो कंप्लीट होगा तो मतलब किससे होगा? एक हमारा सेल हो गया जिसका ईएमएफ हमको दिया हुआ रहता है, और दूसरा इसके साथ एक इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, जो सेल में इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा? जो चार्ज को फ्लो होने से रोकेगा। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन मिलकर हमारा क्या बनाता है? एक सेल बनाता है। तो यहां इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस भी। जैसे हमारा क्या है, ये पूरा पूरा एक सेल है, ठीक है। ई से किसको लिख रहे हैं? सेल का जो पोटेंशियल होगा उसको, या ईएमएफ को लिख रहे हैं, और आर क्या हमारा? इंटरनल रेसिस्टेंस। और ये हमारा क्या है? इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। इस आर को क्या बोलते हैं? इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है। और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? टर्मिनल वोल्टेज। तो कह सकते हैं when current is drawn through the cell or current is supplied to the cell, then the potential difference across this terminal is called terminal voltage. मान लिया कि हमारे पास I करंट क्या कर रहा है? इज ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल। अब ये हमारा जो सेल है, इससे हमारा क्या निकल रहा है? I करंट निकल रहा है। तो इस रेसिस्टेंस से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V की बात करें, V इक्वल्स टू क्या जानते हैं हम लोग? I इंटू आर पढ़े हुए हैं, पढ़े है ना? अब ये हमारा कैपिटल आर लिखे हैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को, तो यहां पे यदि हम V को लिख लिए, मान लो कैपिटल V इक्वल्स टू क्या पास कर रहा है? I पास कर रहा है, I इंटू आर। ठीक है। दूसरा, ये हमारा क्या है? इंटरनल रेसिस्टेंस। इस केस में भी करंट क्या आएगा? यहाँ पे आई ही आ रहा होगा, तो यहाँ पे यदि हम स्मॉल भी मान लिए इसको, तो इसको हम क्या लिखते हैं? आई इंटू आर, स्मॉल आर लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो पोटेंशियल होगा किसके बराबर होगा? जो बैटरी पोटेंशियल दे रहा है उसी के बराबर होगा ना, जो उससे ज्यादा हो जाएगा। बैटरी जो सप्लाई दे रहा है उसी के बराबर ना ये दोनों होगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं? पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। तो इसका यदि पोटेंशियल यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल जितना होगा, वही तो ये दोनों मिलके देगा। मतलब ऐसे समझो, यदि ये हमारा ऐसा है, एक रेसिस्टेंस आर, दूसरा रेसिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक। ये यदि हमको क्या दे रहा है? ई दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ई है। तो याद होगा, इस फर्स्ट वाले केस में V1 लिखते थे, दूसरे वाले केस में V2 लिखते थे। तो जो बैटरी का पोटेंशियल होता था वो किसके बराबर होता था? V1 प्लस V2 के। पढ़े थे कभी? इस दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल नहीं पढ़े? रेसिस्टेंस के केस में जब बहादुर सीरीज में होता है तो पोटेंशियल अलग अलग होता है, करंट सेम होता है। लेकिन जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उस समय क्या सेम होता है? पोटेंशियल सेम होता है और करंट अलग अलग होता है। पढ़े थे? तो यहां से E इक्वल्स हम लोग क्या लिख सकते थे? इस फिगर के हिसाब से चलते तो E इक्वल्स टू V1 प्लस V2 लिख सकते थे, लिखे भी हैं पहले। तो इसी फिगर को हम यहां पे लेके आए, तो ये हमारा कौन सा? इस वाले को हमने मान लिया क्या चीज? V2, और इसको हमने क्या बोल दिया? V1। तो हम लिखते तो क्या लिखते? यहां के हिसाब से लिखते तो लिखते E इज इक्वल्स टू कितना? V1 प्लस V2, मतलब क्या? कैपिटल V प्लस स्मॉल v, ऐसा लिखते। चलिए ऐसा लिखते तो हम लिख लिए E इक्वल्स टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v। अब हम लोग कैपिटल V के जगह पे क्या लिख सकते हैं? कैपिटल V इक्वल्स टू I इंटू आर, और स्मॉल v इक्वल्स टू I इंटू स्मॉल r। अब दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं? I को, तो बचेगा क्या? R प्लस R बचेगा। ये हमारा EMF, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? EMF डिवाइडेड बाय क्या? R प्लस R। तो
करंट कितना इस बैटरी से ड्रॉन हो रहा है, कितना करंट इससे निकल रहा है, वो कितना हो जाएगा, E बाई आर प्लस आर होगा। E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर। ये हमारा, इसको कहा जाता है सर्किट इक्वेशन। क्या कहा जाता है? मत तो कह सकते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ किसके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। मतलब जैसे हमारे पास सेल है, सेल देखे है ना, ये एक इलेक्ट्रोड एक दूसरा इलेक्ट्रोड, ये हमारे क्या भरे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जब हमारा करंट फ्लो होता है तो ये इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक भी तो आना है सारे चार्ज को। तो पूरा जब कंप्लीट होगा तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, इसको नहीं जाने देगा, भैया हम तुमको नहीं जाने देंगे। तो वो क्या कहलाता है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस। तो ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, सबसे पहले डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन दी इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के बीच का कितना डिस्टेंस है, ज्यादा डिस्टेंस होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, और डिस्टेंस यदि कम होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अब एरिया के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एरिया ज्यादा तो रेसिस्टेंस कम, एरिया कम तो रेसिस्टेंस क्या, ज्यादा। मतलब इसका नॉर्मली इसका एरिया हमको क्या रखना चाहिए, बड़ा रखना चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या रखना चाहिए, कम रखना चाहिए। तीसरा, इसके कंसंट्रेशन पे, अब कंसंट्रेशन हम केमिस्ट्री में खूब पढ़े हैं, ठीक। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के इसके। और तीसरा, हाँ, अब तीसरा हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। यदि टेम्परेचर कम है तो रेसिस्टेंस कम होगा कि ज्यादा होगा, टेम्परेचर यदि टेम्परेचर कम रहेगा, ठीक है, तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। यदि टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सबसे लास्ट में, इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड अपॉन किसके, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड हम लोग यूज कर रहे हैं। लिखे थे सर्किट इक्वेशन, याद है? क्या था अभी सर्किट इक्वेशन, E बराबर कैपिटल V प्लस स्मॉल v। अब कैपिटल, इससे हम लोग करंट पास करवा लेते हैं, चलो स्मॉल आई करंट पास करवा रहे हैं, आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर इज इक्वल्स टू ई। अब हम चाह रहे हैं कि भैया हमको क्या चाहिए, इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना। तो इंटरनल रेसिस्टेंस आई अभी जस्ट पहले निकाले थे, इंटरनल रेसिस्टेंस आई आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई क्या चीज, चलो डिवाइडेड है कुछ नहीं, अभी आर इक्वल्स हो जाएगा ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई आई। इसी को और लिखना चाहते तो क्या लिखते, इसी को और लिखना चाहते तो हम लिख सकते थे आई आर इज इक्वल्स टू ई माइनस भी, किसका, जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है उसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका, इसी को ना बोलते थे पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते थे, ई माइनस भी अपॉन आई, लिखा जा सकता था E माइनस भी बाई आई लिख सकते हैं ना, अभी जस्ट हम लिखे हैं ना सर्किट इक्वेशन, E इक्वल्स टू V प्लस कैपिटल V प्लस स्मॉल v। तो स्मॉल v इक्वल्स टू स्मॉल आई आर होता है, कैपिटल V बराबर I इंटू आर ई। तो यहां से भी हम निकालना चाहते तो ये लिख सकते थे ना, E माइनस भी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो R इक्वल्स टू कितना, E माइनस भी डिवाइडेड बाई क्या, I। तो E माइनस भी, E क्या हो गया, EMF ऑफ द सेल, V क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस क्या है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, आई क्या होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस। ये कोई एक्सटर्नल सोर्स है, इससे हमने किसको जोड़ दिया, एक बैटरी को जोड़ा, बैटरी को जोड़ेंगे ना, ये हमारे बैटरी का क्या है, टर्मिनल पॉइंट, इसी को ना कंप्लीट को एक बैटरी कहते हैं। और ये क्या है इसका भी, जिसके साथ इसको जोड़ा गया है, ये किसका है, ईएमएफ, यही है ना बुआ। और ये क्या है इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आर। जब बैटरी से सप्लाई मिलता तो करंट जा रहा होता, लेकिन जब बैटरी को सप्लाई मिलेगा तो करंट क्या होगा, आ रहा होगा। तो
इसका मतलब क्या है कि V से या ये बैटरी को भी पावर दिया जा रहा है। मतलब अब की बार यदि हम सर्किट इक्वेशन लिखेंगे तो अभी हमारा E बड़ा नहीं होगा, कौन बड़ा होगा? V बड़ा होगा, क्योंकि V ही ना पावर दे रहा है इसको। तो हम इसको लिख सकते थे V इक्वल्स टू कितना, E प्लस कौन सा, I इंटू आर। और E कितना हमको दिया, 12 प्लस I की वैल्यू कितना दिया है, 16। और ये कितना हमको है, 5 इंटू 10 टू द पावर -2। ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस ये कितना, 3 होगा। ये हमारा कितना हो गया, 15 वोल्ट। ये इक्वेशन किसके लिए हो गया, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्जिंग की बात हो रही है। ओके, जो अभी जस्ट पहले लिखे थे E इक्वल टू क्या, V प्लस आई आर। ये कब होता, डिस्चार्जिंग की बात होती। ठीक है, जब हम बैटरी को यूज कर रहे हैं सप्लाई में, ठीक है, तो उस समय हम ये इक्वेशन लिखते। लेकिन जब एक्सटर्नल सोर्स से बैटरी को चार्ज किया जा रहा है तो उस समय हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल पोटेंशियल हाई होता। तो हम उस समय इस फॉर्मूले, इस इक्वेशन को यूज करते हैं कि एक्सटर्नल असिस्टेंस दे रहा है हमको, तो हम लोग एक एक्सटर्नल असिस्टेंस लिए, एक सेल लगाए, उसका इंटरनल असिस्टेंस लगाए, ऐसे कुछ लगा सकते हैं। इसकी वैल्यू हमको दे रहा है कितना, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का 3.99 ओम। ठीक, इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी जा रही है, 0.1 ओम। और जो हमारा ईएमएफ है सेल का वो कितने है, इसका ईएमएफ कितने का है, 2 वोल्ट का। ये हमको दिया जा रहा है, करंट ऐसे चलेगा ऐसे करके। अब हमको क्या इक्वेशन लिखेंगे इस केस में, इक्वेशन हमारा क्या हो जाता है, E इज इक्वल्स टू कितना, कैपिटल V प्लस स्मॉल v। यही होता हमारा। कैपिटल V का मतलब क्या, I इंटू आर, मतलब चलो I इंटू, चलो ये I हमारा जा रहा है तो I इंटू आर प्लस स्मॉल v का मतलब क्या, I इंटू स्मॉल आर। हमसे पूछ क्या रहा है, वोल्टेज अक्रॉस द सेल, मतलब ये पूछा जा रहा है अक्रॉस द सेल का मतलब यही हो गया ना, मतलब इसके, चलो सुनो 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 सुनो, ये इक्वेशन हम जानते थे। हमसे पूछा क्या जा रहा है, वोल्टेज अक्रॉस द सेल, मतलब क्या है, ये सेल का ये और ये टर्मिनल के बीच में कितने का वोल्टेज है। इसका मतलब क्या है, ये और ये टर्मिनल के बीच में तो सेम वोल्टेज होगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट वायर से जुड़ा हुआ है। तो जितना इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही तो इस रेसिस्टेंस के भी अक्रॉस होगा, सेम पोटेंशियल होगा। तो हम सिंपल सा, हमको क्या पूछा जा रहा है, कैपिटल V की वैल्यू। तो कैपिटल V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, कैपिटल E माइनस क्या चीज, I इंटू आर लिख सकते हैं। ये आई आर को ही ना कैपिटल V कहते हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, E। हमको अब खुद सोच के देखो, ये दोनों रेसिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज में जुड़े हुए दोनों रेसिस्टेंस का R इक्विवेलेंट क्या होगा, 3.9 प्लस 0.1 मतलब 4 ओम होगा। कितने, कौन से बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, 2 वोल्ट के बैटरी के साथ। तो हम लोग जानते हैं V इक्वल्स टू I इंटू आर। तो I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V बाई आर। V की वैल्यू कितनी, 2, और R की वैल्यू कितनी, 4। तो ये हो गया 0.5 एम्पियर। तो यहां पे हम रख लेते हैं I R के जगह पे। चलिए, तुम वहां करंट निकाल लिए, E की वैल्यू कितनी है, 2, और I की वैल्यू कितनी है, 0.5, और R की वैल्यू कितनी, 0.1। ये कितना हो गया, 2 माइनस कितना, इसको लिखेंगे 0.05 लिखेंगे ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा आंसर, 1.95। क्या चीज, पोटेंशियल डिफरेंस है तो वोल्ट। तो 1.95 हमारा आंसर आ जाएगा। इंटरनल रेसिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, ये पूछी जा रही है। और ईएमएफ तुमको दे दिया है कितना, 2.1 वोल्ट, विच गिव ए करंट ऑफ, करंट दे दिया, मतलब आई की वैल्यू दे दी गई है कितना, 0.2 एम्पियर। ओके, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू दे दिया है 10 ओम। यदि सिंपल सा बनाते तो कैसा बनाते, ये हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ये हमारा ये सेल, ये हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस, ये क्या हो गया स्मॉल आर, ये हमारा कैपिटल आर, ये हमारा क्या हो गया ईएमएफ। हम इसका सर्किट इक्वेशन लिखते तो कैसे लिखते हैं,
अभी क्या है, सेल से करंट बाहर जा रहा है, तो हम लिखते तो क्या लिखते, E इज इक्वल टू कितना, आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, यही लिखते। तो स्मॉल आर इक्वल्स उसको सॉल्व करके लिखते तो क्या लिखते, E माइनस आई आर डिवाइडेड बाई क्या, आई। अब इसको सॉल्व करेंगे, E की वैल्यू कितनी है 2.1 माइनस आई की वैल्यू कितनी है 0.2 और कैपिटल आर की वैल्यू है 10, 0.2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू 0.2। सॉल्व करेंगे इसको, ये हो गया हमारा 2, तो ये हो गया 0.1 डिवाइडेड बाई 0.2। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.5 आएगा, स्मॉल आर की वैल्यू 0.5 ओम, तो 0.5 ओम बैटरी है, ठीक है, उसका एक इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। जब वो जुड़ा हुआ एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से, ओके, क्या कर रहा है 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, कितना एम्पियर का 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है थ्रू ए 2 ओम रेसिस्टेंस। ये कितने ओम का है 2 ओम का रेसिस्टेंस है, व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी, जब एक बैटरी से कनेक्टेड है। तो सेम बैटरी सप्लाई, मतलब मान लीजिए ऐसा कुछ ईएमएफ ई है, ओके, सेम बैटरी को दूसरे सप्लाई में हम लगा दिए, दूसरे सप्लाई में लगाए तो कितने करंट फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द 9 ओम रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस कितने का है 9 ओम का रेसिस्टेंस है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी क्या होगा इस चारों में से, तो इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब स्मॉल आर, बैटरी है तो स्वाभाविक सी बात है दोनों केस में इंटरनल रेसिस्टेंस, जब बैटरी सेम तो इंटरनल रेसिस्टेंस भी क्या होगा दोनों केस में सेम होगा, बैटरी सेम तो दोनों का ईएमएफ भी सेम होगा दोनों केस में होगा। तो हम पहले वाले से यदि इक्वेशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू आई इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना। अब यहां से लिखना चाहे तो I की वैल्यू कितनी है 2 है और R की वैल्यू फर्स्ट केस में कितना है 2 मतलब 4 प्लस I की वैल्यू यहां से 2 और स्मॉल r की R, ये केस 1। केस 2 में E इक्वल्स टू क्या लिखते, I इंटू आर कितना होता, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते मतलब 9 इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू आर होता, तो इसको लिखते कितना 4.5 प्लस 0.5 आर इक्वेशन 2। दोनों में लेफ्ट हैंड साइड E है तो सेम है, मतलब राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो मतलब 4 प्लस 2r इज इक्वल टू 4.5 प्लस 0.5 r लिख सकते हैं। अब हमको क्या चाहिए भाई, हम कुछ तो निकालना पड़ेगा ना, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 माइनस 0.5 r इज इक्वल्स टू कितना 4.5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0.5, तो यहां से कितना आ गया 1.5 r इज इक्वल्स टू 0.5, तो यहां से कितना लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो 1.5 r इज इक्वल्स टू 0.5, तो r इक्वल्स टू कितना 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 मतलब 1/3 ओम, तो 1/3 ओम करेक्ट आंसर।